लेकिन शुरुआत करते हैं आज की वो खबर जो हर जगह चर्चा का विषय है। आज सबसे पहले तस्वीर पाकिस्तानी सेना की बेइज्जती की। साल 2025 की घनघोर बेइज्जती वाला साल साबित हो रहा है पाकिस्तानी फौज के लिए। मुनीर ब्रिगेड को बैक टू बैक मिल रही हार से शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। मई में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से पाक सेना को सरेंडर मोड में ला दिया था, तो ब्रह्मोस मिसाइल के कहर के बाद कई पाकिस्तानी एयरबेस आज तक ऑपरेशनल नहीं हो पाए हैं। और अब अक्टूबर में तो मुनीर ब्रिगेड की पिटाई पीओके में चालू हो गई। वहां कायर फौजी बंधक बनाए जा रहे हैं, दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। सैनिकों के हाथों में रस्सी बांधकर सड़कों पर किसी चोर लुटेरों की तरह परेड निकाली जा रही। और अब तो पीओके में बाकायदा सुरक्षा बलों की वर्दी की सेल लगा दी गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से वायरल वीडियो देखिए। बैकग्राउंड में आ रही आवाजों को जरा ध्यान से सुनिए पहले जरा सुन रहे हैं? प्रदर्शनकारियों ने गिरफ्त में आए कई जवानों की वर्दी को सड़क पर लाइन से टांग दिया है। साथ में उनके हेलमेट हैं, शील्ड है। सेल में सबकी कीमत 10-10 रुपए। पाकिस्तान सेना की वर्दी की कीमत सिर्फ 10 रुपए। इस तरह के अनोखे आक्रोश से पीओके के लोगों का क्लियर कट मैसेज है, पीओके में मुनीर आर्मी की गुंडागर्दी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 10-10 रुपए में वर्दी बिकेगी। पीओके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों का मजाक उड़ाया जा रहा है। और दूसरा वायरल वीडियो मुनीर को और ज्यादा दर्द देने वाला। पीओके में जिन जवानों की वर्दी की सेल लगाई गई उनका हाल भी देखिए। पहाड़ों से खींच कर मुनीर के जवानों की पिटाई की गई। लात घूसे चप्पल डंडे इन पर बरसाए गए। पीओके की आवाम ने हथियारबंद जवानों की हालत खराब कर दी। पीओके से वायरल ये तीसरा वीडियो देखिए। पंजाब प्रांत से कई सैन्य वाहनों में हजारों जवान भर भर कर पीओके भेजे गए थे। मुनीर पीओके का विद्रोह बुलेट और बूटों से कुचलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पीओके में लोगों ने डाबरकोट में सैन्य काफिले पर हमला किया। पाकिस्तानी सेना की कई गाड़ियां फूंक दी। सैन्य वाहनों के अलावा प्रदर्शनकारियों ने बुलडोजर में भी आग लगा दी। ये बुलडोजर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बीच सड़क पर लगाए गए थे। दरअसल लोगों का यह आक्रोश इसलिए बढ़ गया क्योंकि जनरल मुनीर ने पीओके के प्रदर्शनकारियों से बातचीत के बजाय, उनकी मांगों को सुनने के बजाय आवाज दबाने के लिए गोली का इस्तेमाल किया। फायरिंग में 14 नागरिक मारे गए। इन हत्याओं के बाद पूरा पीओके उबल पड़ा है। प्रदर्शनकारियों ने इसके बाद हर उस जगह को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है जहां से सेना के वाहन शहर में घुस सकते थे, जैसे कि ये अर्जा पुल, जहां पुल के दोनों तरफ बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए। आवाजाही बाधित करके सरकार के खिलाफ गहरा असंतोष जताया। झेलम घाटी में आक्रोश देखने को मिला है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हजारों की संख्या में लोगों ने प्रोटेस्ट किया। हाथों में डंडे तलवार लेकर राजधानी मुजफ्फराबाद की ओर कूच किया। इनका ये गुस्सा अब ज्वालामुखी बनकर फट रहा है। संदेश यही है कि पीओके में पाकिस्तान की सेना और पुलिस के अत्याचार का अंत अब होने वाला। शाहबाज की क्रूर सत्ता की अंतिम घड़ी करीब। पीओके आजादी का जश्न मनाने वाला, और ये उसी का सबूत। पीओके में पाकिस्तान की सेना और पुलिस के अत्याचार का खूनी इतिहास रहा है। यहां पाकिस्तान का अवैध कब्जा सिर्फ सत्ता पर नहीं, बल्कि लोगों के अधिकारों पर, लोगों की आजादी पर, लोगों के संसाधनों पर, लोगों के विचारों पर भी अवैध कब्जा है। यही वजह है कि कई दिनों से सुलग रही आक्रोश की आग में अब और तेजी देखने को मिल रही है। लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि धर्म के नाम पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। पीओके की असेंबली को भी गुलाम बना रखा है। इस पर आईएसआई और पाक आर्मी के करीबियों का कब्जा है। इसी जुल्म पर पीओके में हर तरफ से आवाजें उठ रही हैं। इस्लामाबाद तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन वहां लगातार अत्याचार हो रहा है। पीओके के समर्थन में रिपोर्ट दिखाने वाले पत्रकारों से बर्बर सलूक हो रहा है। यह अगला वीडियो इसकी पुष्टि करता है। यह इस्लामाबाद में प्रेस क्लब की तस्वीर है, जहां शाहबाज की पुलिस ने अचानक छापा मारा, प्रदर्शन कर रहे पत्रकारों और लोगों पर हमला किया। यह प्रोटेस्ट पीओके में अत्याचार और इंटरनेट ब्लैकआउट के खिलाफ हो रहा था। सोचिए पाकिस्तान कैसे भारत पर मानवाधिकार उल्लंघन का झूठा आरोप लगाकर दुनिया भर में मुस्लिम कार्ड खेलता है, लेकिन पाकिस्तान का क्रूर सच इस समय पूरा विश्व देख रहा है। और यही पाकिस्तान जब चीन के मुसलमानों पर अत्याचार खुद जिनपिंग की सरकार करती है तो भी खामोश रहता है।
पीओके में अभी जो प्रदर्शन चल रहे हैं वो मुख्य रूप से बिजली संकट, महंगे बिल, इंटरनेट ब्लैकआउट, संवैधानिक अधिकार और मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर हो रहे हैं। मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा यूएन में भी उठ चुका है। पीओके के राजनीतिक दल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद पहुंच गए। वहां यूएन से तुरंत दखल की मांग की, जनता को पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से बचाने की गुहार लगाई। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की पार्टी यूकेपीएनपी ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान को पीओके के लोगों को मारने, जमीन और संसाधनों पर कब्जा करने और अत्याचार करने का कोई हक नहीं है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी आज लगभग यही बात कही। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा, पीओके में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, पाकिस्तानी सेना बर्बरता कर रही है, पीओके में निर्दोष लोगों पर अत्याचार हो रहा है, पीओके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। यह प्रदर्शन पीओके से संसाधनों की लूट का नतीजा है। हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टें देखी हैं, जिनमें पाकिस्तानी बलों द्वारा निर्दोष नागरिकों पर किए गए अत्याचार भी शामिल है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन क्षेत्रों से संसाधनों की संगठित लूट का स्वाभाविक नतीजा है और इन क्षेत्रों पर उसका जबरन और अवैध कब्जा अभी बना हुआ है। पाकिस्तान को अपने भयानक मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराना जाना चाहिए। पाकिस्तान सेना के डीजी आईएसपीआर, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बड़े झूठ फैलाए थे, उन्होंने कल ही पीओके में उथल पुथल के पीछे बाहरी ताकतों का हाथ बताने का झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की थी। उनका इशारा भारत की तरफ था, लेकिन पाकिस्तान मुगालते में ना रहे। ये झूठे आरोप लगाकर अगर वो फिर से पहलगाम जैसी कोई साजिश रचने के मूड में है तो उसे सेना प्रमुख की चेतावनी ध्यान से सुन लेनी चाहिए। भारतीय आर्मी के चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज ही कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में भारत संयम नहीं बरतेगा। ऐसी कार्रवाई होगी कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि उसे भूगोल में रहना है या फिर नहीं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहिगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को दूसरे ऑपरेशन सिंदूर मतलब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की चेतावनी दी। तो वायुसेना प्रमुख ने आज बताया कि पहले ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को किस कदर नुकसान पहुंचा है। पहली बार वायुसेना ने जानकारी दी है कि पाकिस्तान के 4-5 F-16 फाइटर जेट मार गिराए गए थे। Struck their large number of their airfields, and we struck a large number of their installations. Because of our strikes, there have been radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway, of course, damaged at 2 places. Then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged, and in that hangar as well as on tarmac, we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEW&C class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16, because that base happened to be F-16, which would have been under maintenance that time. Along with that, one SAM system, which has been destroyed. And so these are the strikes that, the destruction that has taken place on ground by our strikes. We have clear evidence of one long-range strike, which I talked about, more than 300 kilometers. हमने आपको पीओके की तस्वीर दिखाई, पीओके में पाकिस्तानी सेना की कैसे पिटाई हो रही है यह भी बताया। अब आपको खबर
बल्कि अब आपको खबर दिखा रहे हैं हम खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना पर हुए 2 बड़े हमलों की। ध्यान से देखिए, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर बड़ा हमला हुआ है। वजीरिस्तान इलाके में सैन्य काफिले पर आईडी अटैक हुआ। इनमें से एक वीडियो जो है ये थोड़ा पुराना है, सिंबॉलिक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। इस धमाके में वाहन में सवार 9 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। टीटीपी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। वीडियो भी टीटीपी ने जारी किया है। दूसरा हमला पेशावर में हुआ है। पुलिस के वाहन पर आईडी से हमला हुआ है। रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस काफिले पर अटैक हुआ है। हमले में कई पुलिसकर्मियों की मौत की खबर है। फिक्र के फैंस को अब पाकिस्तान की ऐसी पूर्व महिला क्रिकेटर से मिलवाते हैं जिनका काम वैसे तो कमेंट्री करना है, लेकिन इस खबर को देखने के बाद आपको भी लगेगा कि उनके विचार, उनकी सोच पर कट्टरपंथ हावी है। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के दौरान सना मीर ने कश्मीर का जिक्र किया। क्रिकेट की भाषा में कहें तो ऐसा लग रहा था कि क्रिकेट छोड़ने के बाद सना मीर कमेंट्री बॉक्स से पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर के लिए बैटिंग कर रही हैं। सना मीर ने पीओके को आजाद कश्मीर बता दिया। आपको बता दें कि विमेंस वर्ल्ड कप का आयोजन भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से हो रहा है। कल पाकिस्तान और बांग्लादेश की महिला टीमों के बीच मुकाबला हो रहा था। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में मैच हो रहा था। इस दौरान उन्होंने कैसे दुष्प्रचार वाले फ्री हिट लगाए, ध्यान से देखिएगा। महिला वर्ल्ड कप 2025 के मैच के दौरान सना मीर कमेंट्री कर रही थी जब पाकिस्तानी खिलाड़ी नतालिया परवेज बल्लेबाजी के लिए उतरी। इस दौरान सना मीर ने नतालिया परवेज का नफरती परिचय दिया। यह कहा कि वो आजाद कश्मीर से हैं, ये आजाद कश्मीर से आती हैं, लाहौर में ज्यादातर क्रिकेट खेलती हैं, अधिकांश क्रिकेट खेलने के लिए इनको लाहौर आना पड़ता है। सना मीर की इस टिप्पणी का विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक लोग आलोचना कर रहे हैं। आपको यह भी जानना चाहिए कि सना मीर को लेकर लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, कैसे वो नफरती टिप्पणी पर घिर चुकी हैं। लोग सोशल मीडिया पर यह कह रहे हैं कि पहले सना मीर ने कश्मीर कहा, फिर खुद को सुधारते हुए आजाद कश्मीर कहा। यह जुबान फिसलना नहीं है। सना मीर पर कार्रवाई होनी चाहिए। सना मीर को बर्खास्त करने की भी मांग हो रही है। यह पूछा जा रहा है कि क्या आईसीसी को ऐसा दुष्प्रचार स्वीकार्य है। विवाद बढ़ने के बाद सना मीर अब सफाई दे रहे हैं। सुनिए जरा, आपको सना मीर की सफाई के एक एक शब्द को जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक पाकिस्तानी खिलाड़ी के गृह नगर के बारे में टिप्पणी का उद्देश्य केवल यह बताना था कि पाकिस्तान के खास क्षेत्र से आने के कारण उसे किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उसका सफर कैसा रहा। यह उस कहानी का हिस्सा है जो हम कमेंटेटर के तौर पर बताते हैं कि खिलाड़ी कहां से आते हैं। कृपया इसका राजनीतिकरण ना करें। एक कमेंटेटर के तौर पर उनका काम खेल, टीमों और खिलाड़ियों पर फोकस करना है। दिल में कोई दुर्भावना नहीं है या भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। इसमें 3 करेक्शन है। पहला तो वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। दूसरा, अगर वहां की हालत खराब है तो इसके पीछे पाकिस्तान जिम्मेदार है जो जबरदस्ती कब्जा करके उसके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। और तीसरा, मोस्ट वेलकम, पीओके को कश्मीर में आ जाना चाहिए। हमारे कश्मीर से करीब 6-7 क्रिकेटर्स जो हैं वो आईपीएल में खेलते हैं और बड़ा शानदार खेलते हैं, याद रखिएगा। फिक्र में अब आपको ऐसी शस्त्र पूजा दिखाते हैं जो उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है बल्कि पारिवारिक और राजनीतिक कलह का केंद्र बन गई है। और इसमें एक बड़ा इमोशनल ट्विस्ट भी है, फैमिली ड्रामा भी है। करण जौहर, इसको जरा ध्यान से देखिए। इसे शस्त्र पूजा से ज्यादा हथियारों की नुमाइश का नाम दिया जा रहा है और इस शस्त्र पूजा के प्रायोजक हैं कुंडा से विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। बाहुबली राजा भैया हर साल दशहरे पर शस्त्र पूजन की परंपरा निभाते हैं, लेकिन इस बार की पूजा को पूजा से ज्यादा शक्ति प्रदर्शन और उनकी पत्नी को जवाब माना जा रहा है। इसी पूरी कहानी को समझने से पहले उन तस्वीरों पर गौर करिए जो विजयदशमी के दिन कुंडा के बेती महल से आई हैं। एक मेज पर हथियारों को ऐसे सजाया गया जैसे कोई बाजार लगा है। आमतौर पर हथियारों की ऐसी तस्वीर तब सामने आती है जब पुलिस उन्हें अपराधियों के
किसी गिरोह से जब्त करती है। लेकिन यहां कहानी अलग है। 200 से ज्यादा हथियार मेज पर रखे हैं और रघुराज प्रताप सिंह पुष्प वर्षा करके उन हथियारों की पूजा कर रहे हैं। साथ में उनके कई समर्थक भी नजर आ रहे हैं। वहीं एक तस्वीर में वो हाथ जोड़कर बैठे दिख रहे हैं। हथियारों के इस वीडियो के वायरल होने के बाद सियासत से सोशल मीडिया तक सवालों की फायरिंग शुरू हो गई है। हालांकि इसे वो परंपरा भी कहते हैं। सवाल यह है कि इतने सारे हथियार आए कहां से? इतनी भारी मात्रा में टेबल पर रखे हथियार हैं किसके? और क्या राजा भैया के कथित शस्त्रागार के यह सारे हथियार वैध हैं? लास्ट जो है उस पर जरा ध्यान दीजिए। वैसे इन सारे सवालों का जवाब खुद राजा भैया ने दिया, जो हर वर्ष दशहरे पर शस्त्र पूजन की परंपरा निभाते हैं। इस बार भी बेती महल में हनुमान जी की मूर्ति के सामने पुरोहितों के मंत्रोच्चार के बीच पूजा हुई। लेकिन इसके वीडियो ने उत्तर प्रदेश में एक हलचल जरूर मचा दी है, क्योंकि राजा भैया के शस्त्रागार में कोई एक हथियार नहीं बल्कि दर्जनों की संख्या में पिस्टल, 12 बोर की कई बंदूकें, रिवॉल्वर की लाइन लगी हुई है, साथ में कार्बाइन भी रखी नजर आई। लेकिन विजयदशमी पर शस्त्र पूजा के लिए हथियारों की नुमाइश की टाइमिंग को सिर्फ सहयोग नहीं बल्कि एक बड़ा प्रयोग माना जा रहा है। इसे समझने के लिए, बल्कि आपको समझाने के लिए, हम कुछ दिन पीछे चलते हैं, बैक स्टोरी या फ्लैशबैक, क्योंकि कहानी बड़ी फिल्मी है। तारीख थी 24 सितंबर। इसी दिन राजा भैया की पत्नी कुंवर भानवी सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा जिसमें बड़ी तादाद में हथियार दिखाए गए। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने राजा भैया पर अवैध हथियार रखने के गंभीर आरोप लगाए थे और अपनी जान को खतरा भी बताया था। यहां पर स्टोरी में ट्विस्ट है। भानवी सिंह ने लिखा, इतनी मात्रा में खतरनाक किस्म के अवैध हथियार एकत्र करने के सबूत होने के बाद भी जांच एजेंसियां हाथ पर हाथ धरकर क्यों बैठी हैं? क्या इस तरह के हथियार रखने की अनुमति किसी को है? क्या यह संगीन और गंभीर अपराध नहीं है? और क्या इस तरह के हथियार रखने वाले व्यक्ति से लोगों की सुरक्षा को खतरा नहीं है? अब एक हफ्ते के बाद कहानी में नया ट्विस्ट आता है। राजा भैया के हथियारों वाली इस प्रदर्शनी को उनकी पत्नी भवानी सिंह को दिया जवाब माना जा रहा है। जिस तरह एक वीडियो में भानवी सिंह ने हथियार दिखाए और उन्हें अवैध बताया, उसी तरह शस्त्र पूजा पर राजा भैया और उनके समर्थकों ने मेज पर हथियार सजाए। हथियारों की इस नुमाइश पर राजा भैया का जो जवाब आया, देखना तो जरूरी है। ये सनातन धर्म की परंपरा है। विजयदशमी में आज से नहीं, पैतृक परंपरा है। शस्त्र पूजन होता है, गौ पूजन होता है, अश्व पूजन होता है, वाहन पूजन होता है। तो कितने आज शस्त्रों की पूजा? वो सब हमारे ही हैं। जो कुछ हमारे समर्थकों का है सब हमारा है, और जो हमारा है वो सब कुछ हमारे समर्थकों का है। वैसे कुंवर भानवी सिंह को जवाब सिर्फ राजा भैया ने नहीं दिया। इस स्टोरी में बड़े ट्विस्ट एंड टर्न है। आगे सुनिए क्या हो रहा है। बल्कि पिता के सम्मान में अब उनके दोनों बेटे जो हैं वो भी मैदान में। भानवी सिंह ने अवैध हथियारों को लेकर मास डिस्ट्रक्शन, मतलब बड़े स्तर पर जनहानि का जो दावा किया, उस पर राजा भैया के छोटे बेटे बृजराज प्रताप सिंह ने लिखा, अगर मां वाकई घर में मास डिस्ट्रक्शन वेपन यानी तबाही फैलाने वाले हथियार होने की बात कर रही हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारे घर में कोई परमाणु संयंत्र यानी न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है? आपको याद होगा वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के चलते ही जॉर्ज बुश ने इराक पर हमला किया था। खैर, छोटे बेटे के कुछ देर बाद राजा भैया के बड़े बेटे शिवराज प्रताप सिंह ने भी अपनी मां पर आरोपों की फायरिंग शुरू कर दी। शिवराज प्रताप सिंह ने लिखा, हमारी मां सिर्फ दाऊ यानी पिताजी को बदनाम करना चाह रही हैं, जिससे एक जनप्रतिनिधि के तौर पर उनकी छवि को हानि पहुंचे। दाऊ का जीवन एक खुली किताब है, पूरा कुंडा उनका परिवार है। कुल मिलाकर दशहरे पर राजा भैया का वेपन शो शस्त्र पूजा से ज्यादा राजनीतिक फैमिली ड्रामा बन गया। अब आगे चलते हैं, एक और फैमिली की बात करते हैं। एक जमाने में बड़े चर्चे थे और अब बड़े खर्चे। बात यूपी की हुई है तो आपको राजधानी लखनऊ से आए एक बड़ी खबर बताते हैं। उत्तर भारत में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जिनका किसी ना किसी रूप से सहारा ग्रुप से कोई ना कोई संबंध रहा है।
लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई से वर्षों तक सहारा में निवेश किया। इसके बाद सहारा डूबा तो लोगों के पैसे भी साथ में डूब गए। सहारा में काम करने वाले लोग बगैर वेतन के आज भी मुश्किल से जीवन काट रहे हैं। ऐसे में कई लोगों का आक्रोश लखनऊ में सहारा सिटी पर फूट पड़ा। वो कहते हैं ना कि एक लिमिट होती है, जब वो क्रॉस हो गई तो बस। हम इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे, लेकिन आप देखिए खबर को। सहारा सिटी 170 एकड़ में फैली हुई है। एक जमाने में यहां पर फिल्म स्टार्स डांस करने आते थे। लखनऊ नगर निगम सहारा सिटी को सील करके अपने कब्जे में लेने वाला है। एमसीडी ने इसे 3 दिन के भीतर खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। यह खबर आते ही लोगों ने सहारा सिटी पर जैसे धावा बोल दिया। सैकड़ों कर्मचारी धरना प्रदर्शन करने बैठ गए। लोहे के 7 बड़े गेट्स पर वेल्डिंग करके उन्हें सील कर दिया ताकि कोई भी अधिकारी और सुब्रत राय का रिश्तेदार बाहर ना निकल सके। बिजली पानी बंद कर दिया गया और सहारा प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू हो गई। लोगों की मांग है कि जब तक उनके मुद्दों को नहीं सुना जाएगा, बकाया पैसा नहीं दिया जाएगा, सैलरी नहीं दी जाएगी, तब तक यह गेट नहीं खुलेगा। लेकिन पता यह चला है कि इस पूरी कार्रवाई और सीलिंग का अल्टीमेटम मिलते ही सुब्रत राय की पत्नी स्वप्ना राय कुछ और रिश्तेदारों के साथ गुपचुप तरीके से यहां से पहले ही निकल चुकी हैं। इसके बाद भविष्य का संकट झेल रहे 500 से ज्यादा कर्मचारियों के सवालों का जवाब देने वाला यहां कोई नहीं है। एक बार इन लोगों का दर्द सुनते हैं, फिर आगे की बात बताएंगे। सहारा शहर के अंदर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और हमारे पीछे जितने लोग आप देख रहे हैं नारेबाजी करते हुए, ये यहीं के कर्मचारी हैं जो कि अब विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि कल नगर निगम की एक टीम यहां पर आई थी इस पूरी प्रॉपर्टी को, पूरे प्रेमाइसेस को सील करने के लिए। 170 एकड़ का पूरा एरिया है जिसको अब सील करने की तैयारी चल रही है। आज की डेट में स्थिति ये हो गई है कि किसी के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं, उनके बच्चे स्कूलों से निकाले जा रहे हैं। 2014 से ना तो पीएफ जमा हुआ है हम लोगों का और ना ही हमारी सैलरी मतलब अभी तक मिल पाई है। अब नगर निगम आ रहा है, वो बोल रहा है ये मेरा है। अब सहारा इंडिया कोई जवाब नहीं दे रही, हम लोग कहाँ जाएं? सहारा शहर के भीतर इस वक्त हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ पर हम पहुंचे हैं ये स्वप्ना कुटी, जहाँ पर कि सहारा श्री सुब्रत राय का पूरा परिवार रहा करता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है। सामने एक बड़ा सा गेट है जो कि मेन एंट्रेंस है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर भीतर कोई भी मौजूद नहीं है। जैसे कि जानकारी सामने आ रही कि यहाँ से तमाम लोग जा चुके हैं, लेकिन कुछ गार्ड्स यहाँ पर आपको जरूर दिखाई देंगे। जो ये नोटिस आया है कि हाँ नगर निगम ने बोला कि इसको खाली कर दो, यहाँ जो लोग रह रहे थे वो अपना बाहर कमरा ले लिए। खाली करने का मतलब हम लोग तो अब यहाँ ड्यूटी करेंगे नहीं। अब ये किला पूरी तरीके से धराशायी होने वाला है क्योंकि नगर निगम अपनी जमीन को अपने कब्जे में लेने वाली है और मात्र 3 दिन की मोहलत दी गई है, जिसमें से कि 24 घंटे से ज्यादा अब बीत भी चुके हैं। और जगह जगह नगर निगम ने यहाँ पर नोटिस भी लगाए हैं। ये बोर्ड जो है वो जगह जगह लगाए गए हैं नगर निगम लखनऊ की तरफ से। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह भूमि नगर निगम की है, इस पर किसी प्रकार का कब्जा अतिक्रमण करना दंडनीय अपराध है। सहारा ग्रुप को यह जमीन 1994 में लीज पर दी गई थी। इसमें लोगों के लिए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट डेवलप होना था, लेकिन सुब्रत राय ने इसे अपनी शान शौकत के लिए, पर्सनल इस्तेमाल के लिए पूरी तरीके से यूज किया। एग्रीमेंट, लैंड यूज पॉलिसी और तमाम नियमों को ताक पर रखकर सहारा शहर बसाया गया। जहां 1 लाख लोगों को बसना था, वो 170 एकड़ की एक निजी संपत्ति बनकर रह गई। वो भी 1-2 नहीं, पूरे 31 साल तक। सरकार चाहती तो यहां की जमीनें बेचकर पीड़ित लोगों को पैसा लौटा सकती थी, उनके जख्मों पर थोड़ा बहुत मरहम लगा सकती थी, लेकिन लखनऊ नगर निगम ने इसे अब अपने कब्जे में लेने का मन बनाया है, जिससे यहां के कर्मचारियों का आक्रोश और बढ़ गया। देखिए पहली बड़ी खबर जो सत्ता रही है, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो जारी किया है। यह ऑपरेशन मई 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद किया गया था, जिसमें 26 नागरिकों की मौत हो गई थी। सेना ने कई मिसाइल से अटैक कर न सिर्फ पीओके में आतंकी अड्डों को
उड़ाया था बल्कि पाकिस्तान के एयरबेस को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया। सेना की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में भी एक के बाद एक मिसाइल अटैक दिखाए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी को भारत आने की हरी झंडी मिल गई है। आमिर खान मुत्ताकी 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक भारत के दौरे पर रहेंगे। आज भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। पाकिस्तान ने तालिबानी विदेश मंत्री के भारत दौरे को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था, लेकिन अब उनके भारत आने की खबर से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। कोलंबिया में राहुल गांधी के भारतीय लोकतंत्र पर दिए बयान पर बीजेपी ने आज फिर एक तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी विदेश में भारत विरोधी शक्तियों का टूल बन रहे हैं। विदेशी विश्वविद्यालयों में आमंत्रित करने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में एक से एक बुद्धिमान लोग हैं, उन्हें क्यों नहीं बुलाया जाता है। इस पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी भारत नहीं है और बीजेपी देश नहीं है। कुछ राज्यों में चल रहे आई लव मोहम्मद कैंपेन पर केंद्र सरकार बारीकी से नजर बनाए हुए है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार चाहती है कि इससे जुड़े सही तथ्य लोगों तक पहुंचे, जिसके लिए व्यापक तौर पर अभियान चलाने की तैयारी है। सरकार इसमें सीधे तौर पर शामिल नहीं होगी, पर कोशिश यह है कि मुस्लिम समाज के अंदर से बुद्धिजीवियों, बड़े धर्मगुरुओं और जानकारों के जरिए लोगों को समझाया जाए। बिहार चुनाव से पहले कैबिनेट की बैठक में नीतीश सरकार ने खजाना खोलते हुए राजकर्मियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया है। नीतीश सरकार ने बैठक में कुल 129 फैसलों को हरी झंडी दी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार की ओर से इस त्योहारी उपहार से राज्य के खजाने पर 917 करोड़ 78 लाख रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। गोवा के अंजुना और असगांव जैसे मशहूर टूरिस्ट हॉटस्पॉट में जमीन घोटाले पर बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी ने गोवा में 1200 करोड़ रुपए की जमीन घोटाले के मास्टरमाइंड शिवशंकर मायकर को गिरफ्तार कर लिया है। मायकर पर आरोप है कि उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के नाम पर कई जमीनें खरीदी और बाद में उन्हें बेचकर जो पैसा आया वो घुमा फिराकर खुद के अकाउंट में डाल दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अडानी ग्रुप की कंपनी एसीसी लिमिटेड पर कुल 23 करोड़ 7 लाख रुपए के 2 अलग अलग जुर्माने लगाए हैं। आयकर विभाग ने 2015-16 के लिए आय का गलत विवरण पेश करने के लिए 14 करोड़ 22 लाख रुपए, जबकि 2018-19 के लिए आय कम बताने के मामले में 8 करोड़ 85 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अडानी समूह की यह कंपनी इस जुर्माने को चुनौती देगी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने छेड़छाड़ के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दिल्ली पुलिस ने 5 दिनों की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। क्राइम ब्रांच ने 27 सितंबर की रात को आगरा के एक होटल से चैतन्यानंद को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि उसने 17 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की। एनसीआरबी की तरफ से जारी किए गए नए आंकड़ों में पिछले 10 वर्षों में हत्या, बलात्कार, दहेज के कारण मौत और दंगों में भारी कमी आई है। यूपी सरकार की तुलना में 2014 से लेकर 2023 के बीच रेप के मामले में 19% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि दंगों के मामले में भी 40% की कमी आई है। इसके साथ ही हत्या के मामलों में भी 18% की गिरावट दर्ज की गई है। और अब बात करते हैं इस चंक में अलग अलग लेवल पर चल रहे प्रोटेस्ट की, और ये एक अपने आप में ट्रेंड बनता जा रहा है पूरी दुनिया में। ध्यान दीजिएगा, नेपाल में आपने जो देखा वो पूरी दुनिया में भी हो रहा है। फिक्र में हम आपको बताते हैं फ्रांस की कहानी। फ्रांस में जारी हिंसक प्रदर्शन की कहानी। राष्ट्रपति मैक्रों के देश में तेजी और नॉनस्टॉप विरोध प्रदर्शन होते हैं। फ्रांस में मौसम कोई भी हो, एक मौसम विरोध प्रदर्शन वाला लगातार बना रहता है। कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ, कभी प्रधानमंत्री को लेकर, कभी फिलिस्तीन को लेकर। तो अब बजट प्रस्ताव को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। पेरिस से लेकर मार्सेई तक, लियोन से लेकर बोर्डो तक 200 से ज्यादा शहर प्रदर्शन की गिरफ्त में हैं। इन प्रदर्शनों की चिंगारी उस सरकारी फैसले से भड़की जिसे लोग अन्याय और दमनकारी मान रहे हैं। सरकार अपनी नीतियों को लागू करने पर अड़ी है तो जनता कह रही है कि अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका के बाद अब फ्रांस में शटडाउन जैसे हालात बन गए हैं। ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि आखिर लोगों में कितना गुस्सा है। फ्लेयर्स लेकर पहुंचे इन प्रदर्शनकारियों ने पेरिस में टेस्ला के शोरूम पर कब्जा कर लिया। शोरूम के अंदर इन प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। युवाओं का गुस्सा बेरोजगारी की मार और बढ़ते असमानता के खिलाफ ये आंदोलन अब एक राष्ट्रव्यापी विद्रोह बदल चुका। इंटरेस्टिंगली फ्रांस के ऊपर अगर कर्ज की बात करें तो वो जीडीपी का 100% से भी ज्यादा है। फ्रांस की इकोनॉमी की हालत खराब है। मैक्रो डिफेंस बजट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। क्या होगा? क्योंकि ट्रंप का दबाव है।
नेटो में कंट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा। सोचिए क्या हालत होगी इन लोगों की। फ्रांस में हजारों कर्मचारियों और छात्रों ने प्रदर्शन किया है। इसकी शुरुआत पेरिस में प्लेस दी इटली से हुई। ये देशव्यापी स्ट्राइक फ्रांस की कई प्रमुख यूनियंस ने बुलाई है। सिर्फ पेरिस में ही 4.5 लाख प्रदर्शनकारी जमा हो गए। फ्रांस के कैंपी शहर में 55,000 लोगों ने मार्च निकाला। अब तक कुल 181 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। प्रदर्शनकारी सरकार के बजट प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, लोग अमीरों पर टैक्स बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। लोगों की शिकायत इस बात से भी है कि पिछले महीने प्रधानमंत्री बने सेबेस्टियन लोकेर्नु ने अब तक डिटेल में बजट की जानकारी नहीं दी और ना ही अपने मंत्रिमंडल की घोषणा की है। फ्रांस में हो रहे प्रदर्शन पर ये रील देखिए, फिर आपको दिखाएंगे कि आखिर जेन जी ने 2 देशों में कैसे कहर मचाया। अब देखिए कैसे लाखों जेन जी ने, यानी कि जो जनरेशन जी है, उसने देश को घुटनों पर ला दिया और उस देश का नाम है मोरक्को। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे हजारों लोग सड़कों पर आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जेन जी 212 नाम से शुरू हुआ यह प्रदर्शन अब पूरे देश में फैल चुका है। मोरक्को में जेन जी पीढ़ी ने सरकार के खिलाफ ऐसा मोर्चा खोला है जो धीरे धीरे आंदोलन से दंगे का रूप ले रहा है। मोरक्को की सड़कों से उठती है आग सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस युवा पीढ़ी की पुकार है जो कह रही है कि हम चुप नहीं बैठेंगे। आप देख सकते हैं कि आखिर इस देश में कैसे एक एक कर कारों में आग लगाई जा रही है। लोगों में गुस्सा इतना ज्यादा है कि उन्होंने रक्षा मंत्रालय के एक दफ्तर को ही आग के हवाले कर दिया। आप देख सकते हैं कि रक्षा मंत्रालय के दफ्तर के मेन गेट से आग की लपटें उठ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों के आगे सरेंडर कर दिया है। इन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों में भी जमकर तोड़फोड़ की, गाड़ियों पर चढ़कर कांच तोड़ दी और दरवाजे तक उखाड़ दिए। अब मोरक्कन पुलिस प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपट रही है। ये महिला भी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही थी, लेकिन पुलिस ने उसे घसीटकर गाड़ी में बंद कर दिया। मोरक्को में हालात बेकाबू हो गए। अब पुलिस लोगों पर ओपन फायर कर रही है। इस वीडियो में एक पुलिस वाले ने एक युवक पर गोली चला दी जिससे उसकी मौत हो गई। मोरक्को में युवा देश में भ्रष्टाचार से नाराज हैं। सरकार अरबों डॉलर फुटबॉल वर्ल्ड कप की तैयारियों में झोंक रही है, जबकि अस्पतालों में दवाएं कम पड़ रही हैं। अब देखना होगा कि मोरक्को की हुकूमत इस गुस्से को बातचीत से शांत करती है या और ज्यादा सख्ती दिखाकर हालात को और बिगाड़ देती है। सोचिए जरा, जेन जी का यह गुस्सा एक और देश में देखने को मिल रहा है। यह देश है मेडागास्कर। अफ्रीकी देश मेडागास्कर इस वक्त उबाल पर है। गुस्से की आग अब हिंसक रूप ले चुकी है। राजधानी नानरीवो से लेकर कई शहरों तक हालात बेकाबू हैं। इसकी वजह है लगातार बिजली कटौती और पानी की किल्लत। जनता का सब्र टूट चुका है और अब जेन जी के युवा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। आगे सेना का काफिला जा रहा है, पीछे हजारों जेन जी बैनर और पोस्टर लेकर दौड़ रहे हैं। मेडागास्कर में पिछले एक हफ्ते से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। 22 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन विरोध कम नहीं हो रहा है। प्रदर्शनकारी से बिजली और पानी की कमी पर नाराज नहीं है, बल्कि उनका गुस्सा सीधे राष्ट्रपति और सरकार की नीतियों पर है। आंदोलनकारी खुलकर कह रहे हैं कि वो तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक राष्ट्रपति इस्तीफा नहीं देंगे। बिजली और पानी की बात हो रही है, पानी का जिक्र हो रहा है, तो अब आपको यह खबर जरूर देखनी चाहिए। अब आपको हैरान करने वाली खबर बता रहे हूं। आपने फिल्मों में देखा होगा या कहानियों में पढ़ा होगा कि पानी की भारी किल्लत होती है तो लोग अपना गांव छोड़ देते हैं या अपने इलाके से पलायन कर जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि किसी देश ने पानी की कमी के चलते अपनी राजधानी को ही बदलने का फैसला कर लिया हो? ईरान कुछ ऐसा ही करने की तैयारी में। वो देश जो उत्तर में कैस्पियन सागर और दक्षिण में पर्शियन गल्फ से घिरा है, जिसके दोनों तरफ अपार समंदर है, वो जल संकट से जूझ रहा है। संकट भी ऐसा कि लोगों को पीने के पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ईरान के अंदर कंसेक्यूटिव ड्रॉट्स आ रहे हैं लगातार और उसकी हालत खराब है। लेकिन ईरान के लोगों पर यह संकट अचानक नहीं आया। पिछले 3 वर्षों की बात करें तो ईरान में बारिश का हाल किसी आपदा से कम नहीं रहा है। 2023 में सिर्फ 199 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 45% कम। 2024 में हालात और ज्यादा बिगड़ गए। उस साल सिर्फ
140 मिलीमीटर बारिश हुई। ये सामान्य से 60% कम है और 2025 आते आते तो मामला हाथ से निकल गया। इस साल अब तक वहां औसत 100 मिलीमीटर बारिश हुई है और यह सामान्य से 75% कम है। इसके अलावा अमेरिका के जो सैंक्शंस लग रहे हैं, हालत और खराब हो रही है, इकोनॉमी हिलती जा रही है, लोग सड़कों पर आ गए। यानी 3 वर्षों में ईरान में होने वाली बारिश की मात्रा लगभग आधी हो गई है और देश सूखता जा रहा है। अब इन हालात से निपटने के लिए ईरान की सरकार अपनी राजधानी बदलने पर विचार कर रही है। ईरान की मौजूदा राजधानी तेहरान है, लेकिन अब वहां के राष्ट्रपति महमूद पेजेश्किन ने राजधानी को शिफ्ट करने का प्रस्ताव सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनेई के पास भेजा है। जैसे ही इस प्रस्ताव पर सुप्रीम लीडर की मोहर लगेगी, ईरान की नई राजधानी का औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ पानी की कमी ही इसकी एकमात्र वजह है या फिर इसके पीछे कुछ और ऐसे कारण भी हैं जिनके बारे में दुनिया को नहीं पता है। ध्यान से देखिए, इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। जलवायु परिवर्तन को अक्सर आंकड़ों की बहस समझ लिया जाता है, लेकिन जब यह बदलाव किसी देश को उसकी भौगोलिक पहचान बदलने पर मजबूर कर दे तो समझ लीजिए कि खतरा दरवाजे पर नहीं बल्कि घर के अंदर घुस चुका है। हालांकि ईरान ने भी इस खतरे को शुरुआत में हल्के में लिया, लेकिन अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि उसकी राजधानी को बचाना मुश्किल हो गया है। बीते 5 वर्षों में ईरान में औसत बारिश की मात्रा 279 मिलीमीटर से घटकर सिर्फ 152 मिलीमीटर रह गई है। यानी 5 साल पहले जितनी बारिश होती थी उसमें बिना सिंचाई के कोई फसल साल में 2 बार उगाई जा सकती थी, लेकिन अब बारिश इतनी कम हो गई है कि सिंचाई के बिना वहां खेती तक संभव नहीं है। इसका सीधा असर वहां के 57 प्रमुख जलाशयों पर पड़ा है, जिनमें से 19 डैम तो अब लगभग सूख चुके हैं। बाकी के जलाशयों में केवल 3 से 15% तक पानी बचा है। बारिश न होने की वजह से भूजल स्तर भी तेजी से गिर रहा है। भूजल स्तर गिरने की वजह से तेहरान समेत कई हिस्सों में जमीन धंसने के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल ईरान के कुछ इलाकों में तो हर साल 25 सेंटीमीटर तक जमीन धंस रही है और इमारतें कमजोर हो रही हैं। ये हालात 9 करोड़ की जनसंख्या वाले देश के लिए एक गंभीर चेतावनी की तरह है। इस वक्त सबसे खराब स्थिति ईरान की राजधानी तेहरान की है। करीब 1 करोड़ की आबादी वाले इस महानगर में अब पीने के पानी की सप्लाई एक बुनियादी संकट बन चुकी है। तेहरान में कुछ इलाके के लोगों को 12 से 14 घंटे तक पानी की कटौती झेलनी पड़ती है। बीते 2 दशकों में तेहरान की आबादी दोगुनी से ज्यादा हो चुकी है, जिससे संसाधनों पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा है। गर्मियों में जल संकट और सर्दियों में प्रदूषण का कहर। तेहरान दुनिया का 4था प्रदूषित शहर है और नवंबर से फरवरी के बीच तेहरान में प्रदूषण की वजह से स्कूल और कई दफ्तर बंद करने पड़ते हैं। बिजली की अघोषित कटौती तो वहां आम बात हो चुकी। और अब परवाह देश की, ये 10 बजे शो की बात नहीं कर रहा हूं, अभी जो खबर है उसकी बात कर रहा हूं, वो भी देखिएगा, लेकिन ये जरा पहले देखिए। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की संदिग्ध मौत हो रही है। मध्य प्रदेश में 6 बच्चों की किडनी फेल की खबर आई। ये आशंका जताई गई कि बच्चों की किडनी कफ सिरप की वजह से खराब हुई, लेकिन ध्यान दीजिएगा, जानलेवा कफ सिरप वाला रिस्क कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। 2 दिन पहले बिना जांच रिपोर्ट आए कफ सिरप को क्लीन चिट देने वाले मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने आज इसको लेकर नई जानकारी दी है। बताया कि 12 दवाइयों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 3 दवाओं की रिपोर्ट आ चुकी है। उन तीनों में कोई हानिकारक तत्व तो नहीं है, जिसके बाद उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। बाकी 8 दवाओं की रिपोर्ट भी जल्द आएगी। मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान में भी कफ सिरप के साइड इफेक्ट से बच्चों के बीमार होने की आशंका थी, जिसके बाद एक दवा की सप्लाई भी रोकी गई।